हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने भी डिप्लोमा किया हुआ है या कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। हाल ही में एसईसीएल ने अपना एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी एसईसीएल के अंदर, ये होगा 47,330 रुपीज बेसिक, और इसके ऊपर आपका डीए एचआरए सब कैलकुलेट होता है, और उसके बाद जो सैलरी बनती है वो थोड़ी सी इससे ज्यादा बनेगी। ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये है 435, जिसमें यूआर की पोस्ट है 174, और इसी में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस है 43, ये सेपरेट है, और ओबीसी है 74, एसटी 61 और एससी 83। तो जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो रहने वाला है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो इसके अंदर और भी जो वैकेंसीज है, जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटी है ना, डिसेबिलिटीज के साथ जो पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट रिजर्व्ड रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए। और कई लोगों को डाउट हो रहा था कि अगर उन्होंने बीटेक किया है तो वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट नेम असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल टेक्निकल, और एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी का पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट दिया है आपको मैट्रिकुलेट, मतलब 10th पास होना चाहिए आपको। ठीक है। 10th पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड है कि आपको डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, है ना, डिप्लोमा। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है इलेक्ट्रिकल में, उस केस में आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन क्या होता है डिप्लोमा के ऊपर? डिप्लोमा के ऊपर होता है आपका बीटेक। ठीक है, बीटेक या बी होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टेन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आप अपने रिजर्वेशन को उसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, देखिए ध्यान देंगे एज का जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो 8 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग करेंगे। कट ऑफ डेट आपका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करेंगे, और जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे 8 अप्रैल 2026 तक, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 इयर्स का एडिशनल रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप ओबीसी के हैं, ओबीसी कैटेगरी से है, तो आपको 3 इयर्स का एडिशनल जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और भी है, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं। तो ये सब रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, या सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है आपका। तो यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर लिया जाएगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरह का आपका होने वाला है। तो देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे खुशखबरी है। अगला देखते हैं कि इसमें 2 सेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले 3 सेक्शन होते थे, अभी इसमें 2 सेक्शन लिया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो रहता है वो हमारा टेक्निकल होने वाला है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जो टेक्निकल नॉलेज को आपका टेस्ट करेगा। तो 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 20 एमसीक्यू, जिसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग वगैरह होंगे, और नॉलेज ऑफ सीआईएल और एसईसीएल, मतलब एसईसीएल के बारे में भी आपको नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा करनी पड़ेगी। फिर आता है ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर इज नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पर अगर आप रॉन्ग आंसर को टिक करते हो तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं है, मतलब नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स। ऑल्सो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलत बनाते हैं, दोनों ही केस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और सही बनाते हैं तो 1 मार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और है कि इसका जो सिलेबस है ये एक हमें मिला है, लेकिन वो पुराना सिलेबस है। नया सिलेबस मिलते ही हम एक नया वीडियो बनाएंगे,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है या किसी तरह की आप काउंसलिंग हमसे चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है? जैसे ये रखना ज़रूरी होता है क्योंकि मान लो कुछ बच्चे ही, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं किए और 45 मार्क्स से कम नंबर लाते हैं, तो उस केस में आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर आप ले भी आते हैं, तो वो सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। सिलेक्शन कब होगा? जब आप मेरिट में आएँगे, मेरिट में आपका लिस्ट में नाम रहेगा, ठीक है? मतलब टॉप पोज़ीशंस पे आप रहेंगे, टॉप परसेंटाइल में, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 40 मार्क्स है, और एससी-एसटी के लिए 35 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। इसके आगे आप जब देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो अगर टाई हो जाता है, मार्क्स अगर आपके सेम आ जाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे इस सीक्वेंस में देखा जाएगा। सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा डेट ऑफ बर्थ, है ना? क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एज़ पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स। तो जिसका ज़्यादा एज है वो पहले कंसीडर किया जाएगा मेरिट में, और जिसका कम एज है वो पीछे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। जो फाइनल मेरिट पैनल है विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हाउ टू अप्लाई वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ, एक चीज़ है, जो फीस है यहाँ पे लगने वाली है आपको, तो यहाँ पे ₹1180 की फीस आपको लगेगी। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो ₹1180 की फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कैंडिडेट या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे निल है। मतलब आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं देनी है। ध्यान रहे फीमेल कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओके? सो ये था एसईसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो 15 अप्रैल 2026 10 बजे सुबह से ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है। ये क्लोज़ होने वाला है 14 मई को रात के 12 बजे, और बाकी जो एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट का जो डेट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर है, ये भी आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है? ओके? सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो बिल्कुल बताएँगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है, कैसे आप एग्ज़ाम दे पाओगे। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, तो ये पहले होता था 2 घंटे का एग्ज़ाम, बट अभी ऐसा लगता है कि ये 90 मिनट्स का हो सकता है। कंपटीशन को देखते हुए ऐसा फ़ील होता है कि 90 मिनट का ये एग्ज़ाम आपका जा सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर कोई भी काउंसलिंग आपको चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8770108584। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपना जो भी आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो हमसे कह सकते हैं। और कमेंट तो है ही आपके करने के लिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।